एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है ना? कुछ क्वेश्चन लगे थे आगे, ट्राई किया था कि नहीं? कहाँ तक हो गया था? चलो ये बोलो। 2 हो गया था ना? 3 बताना चाहिए कि 2 भी बताना पड़ेगा। आसान है, ट्राई करो, है ना? ट्राई करो, लग जाएगा। चल, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 1। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरण का एक मूल है। अच्छा, मूल होने का कंडीशन क्या है? हम लोग पहले क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं। द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा मूल होता था, अल्फा बीटा गामा मूल होने का, मूलों का योगफल क्या होता था, मूलों का गुणनफल क्या होता था, कुछ याद है ना? मूलों का योगफल होता था b/a, मूलों का गुणनफल होता था माइनस b/a, गुणनफल होता था c/a, याद है ना? तो कोई स्टैंडर्ड समीकरण माना जाता था। अल्फा उस समीकरण का मूल माना जाता था जिसका रूट क्या होता था, जिसका समीकरण जो होता था ax प्लस स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी का ना। और इसी के लिए हम उस रूट का, उस समीकरण का मूल मानते थे। एक चीज, दूसरी चीज, हम ये भी जानते हैं कि जितना पावर होगा उतने रूट, उतने मूल आएंगे, उतने रूट निकलेंगे। एक्स क्यूब है तो कितना रूट निकलना चाहिए? 3। एक्स पावर 5 है तो कितने रूट निकलने चाहिए? 5। मतलब जितना पावर उतना रूट। अब जैसे एक्स स्क्वायर का समीकरण था तो 2 रूट आता था अल्फा बीटा, वो इसीलिए द्विघात समीकरण कहा ही गया था। बाइनोमियल इक्वेशन था ना, तो जो या बाइनोमियल, तो जो द्विघात समीकरण था वो द्विघात, दो घात वाला, इसलिए दो मूल हम अल्फा बीटा पढ़ते थे। लेकिन अब हम यहाँ इंटर में पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या पढ़ेंगे? 4 मूल आएगा, मतलब इसमें 4 पावर वाला समीकरण आएगा, उसका मूल हम ऐसा पढ़ेंगे। लेकिन पहले अभी हम जो पढ़ते हैं उसको देखिए। तो मूल कह रहा है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 1 दिए गए समीकरण का, सारणिक का मूल है। अच्छा, मूल है का मतलब अगर किसी का रूट है तो इसको रख दो तो क्या हो जाना चाहिए? वो संतुष्ट, यानी 0, यानी उस x का मान उठा करके 1 रख दो, जो भी मूल बनेगा उस मूल को अगर रख दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो समीकरण 0 हो जाएगा। ठीक, तो x इक्वल टू क्या दिया है? 1 दिया है। और पहले हम सारणिक देखते हैं क्या दिया है। सारणिक दे रखा है x प्लस 1 3 5, x प्लस 1 3 5, 2 x प्लस 2 5, 2 3 x प्लस 4, ये दिया है। अब इसको यानी 0 लाना है। कब लाना है? जब x इक्वल टू 1 रख देना है तब। दो तरीका है सॉल्व करने का। मन करे इसको यहीं सॉल्व कर लो, मन करे तो यहीं सॉल्व कर लो, यहीं से खोल दो, एक्सपेंड कर दो, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके, जिसका आपके मन करे उसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो। और एक्सपेंड करके जो समीकरण बन जाए उसमें क्या करो? x इक्वल टू 1 रख दो। जहां जहां x आ रहा है वहां 1 रख दो। स्क्वायर कहीं आ रहा है तो 1 का स्क्वायर रख दो। क्या आ जाएगा आंसर? 0 आएगा, एकदम पक्का है। नहीं आ रहा है, चलो मान लो थोड़ा और एक तरीका, मान लो हमारा मन कर रहा है थोड़ा सा इसको छोटा कर ले सारणिक को, चलो कर लेते हैं। सारणिक छोटा कैसे हो? तुरंत रख सकते हैं। अगर मूल है तो उसको संतुष्ट करके 0 लाएगा, हमने ही तो बताया, तो रख दो। तो सारणिक क्या बन जाएगा? 1 1 2 3 5 2 3 2 3 5 2 3 5। अगर देखो 5 5 5 3 3 3 2 2 2, अगर सिंपल सी बात है R1 माइनस R2 कर दो 0 हो जाएगा, R2 माइनस R3 कर दो 0 हो जाएगा। तो दो वैल्यू 0 हो गई, और कहीं मल्टीप्लाई करोगे वो 0 आ जाएगा। समझ आ रहा ना? या तो ऐसा करो, या तो एक और, मतलब मन करे कुछ कॉलम रो ऑपरेशन लगा दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो हमने ये बता दिया, ऐसे तुम सॉल्व कर लेना। एक हम तरीका बता दे रहे हैं, कहो तो, नहीं तो सॉल्व करो, छोड़ दूं, जैसा चाहो छोड़ दें, एकदम आसान है। या फिर एक तो तरीका बता भी देता हूं, उसके बाद छोड़ता हूं। जैसे मान लो इसको तुम्हारा छोटा करने का मन कर रहा है, मान लो अभी नहीं रखने का मन कर रहा है, एक काम करो, R1 में से R2 घटा दो, R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। तो जब R1 को R1 माइनस R2 करोगे तो 5 माइनस 5 0 हो गया, और फिर कर दो R2 माइनस R3 कर दो, तो ये भी 0 हो जाएगा। दो टर्म 0 हो गया, इसका मतलब काफी कुछ छोटा हो गया। जहां वो गुणा होगा वो 0 दे देगा ना। तो ये चीज दिमाग में रखो। ये भी जैसे ये तो छोटा है, तब तो आसान था, चलो बड़ा होता 4x4 होता, तब क्या करते? तब प्रयास मैक्सिमम एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करो, 0 बन जाए जितना, उतना ज्यादा मजा आएगा। समझ में आ गया? ये उसी तरीके से खुलता है, जो नए बच्चे आए हैं वो जाने, ये उसी तरीके से एक्सपेंशन होता है जैसे वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन होता था। याद है वेक्टर? वेक्टर जब हमने पढ़ा था 11th में, तो उसमें क्रॉस दो प्रोडक्ट आया था, डॉट और क्रॉस। तो जो क्रॉस आया था वो क्रॉस का एक्सपेंशन ठीक इसी प्रकार से होता था। अगर भूल रहे हैं तो वहां से जाके रिवाइज करें।
इरेज कर दें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 में 2 पार्ट और भी है, एक पार्ट और है बी। कह रहा है, इसको भी देखिए, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x इक्वल टू 1 निम्नलिखित समीकरण का एक मूल है। फिर भी इसको, अब जब x इक्वल टू 1 एक मूल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझा गया नहीं समझा? एकदम आसान है, मन करे तो रख दे, अब लिखूं कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। अच्छा, समीकरण को हल करने का मतलब x का मान निकालिए। यहां क्या कर रहा है, समीकरण को हल कीजिए का मतलब क्या, x का मान निकालिए। कौन सा? अब x का मान निकाल पाएंगे कि मैं करूं? ये भी लग आसान रहा है, जैसा लगे। अगर किसी को डाउट है तो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, नहीं तो आगे बढ़ूं तो लग जाएगा, मुझे उम्मीद है कि लग जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ूं, बोलो, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है x1 प्लस x प्लस 2 1 माइनस 3 1 x माइनस 3 माइनस 2 फिर माइनस 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। यहां भी ऊपर ही इंस्ट्रक्शन इसके लिए है, x का मान निकालना है। यहां भी कह रहा है समीकरण का हल कीजिए ना, मतलब x का मान निकालिए। और वहां क्या कहता था, x इक्वल टू इतना एक मूल है, इसका मतलब क्या, वो उसको संतुष्ट करना चाहिए था, रखने के बाद 0 हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 6 भी देखो वही है, बोलो। 7 देखो, बोलो, सॉल्व करना होगा तो बताना। 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है, दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया है आपका 4x 6x प्लस 2 8x प्लस 1 6x प्लस 2 9x प्लस 2 3 9x प्लस 3 12x, नीचे दिया है 8x प्लस 1 12x 16x प्लस 2। और यहां भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ना, यानी ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन अभी काम कर रहा है इस पर भी। क्वेश्चन नंबर 8 पर भी ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है। देखिए क्या हो सकता है, कुछ दिमाग लगाइए, कुछ पॉसिबिलिटी अगर दिखाई दे रही है तो बताइए। कुछ ऐसा करने की कोशिश करिए, कुछ या तो 0 बन जाए। देखिए दोनों तरीका एकदम मस्त है। अगर आप अभी इसको अभी तुरंत इसी वक्त खोल दो तब भी लग जाएगा, आंसर तब भी आएगा। x का ही मान निकालना है। जितना ध्यान रखना कि जितना पावर बनेगा उतने रूट आने चाहिए, जितना पावर बनेगा उतना रूट आएगा, एकदम पक्का है। इसका मतलब हमको मन करे तो यही एक्सपेंड कर दो किसी के रिस्पेक्ट में, रो के, कॉलम के, जिसके आपके मन करे। दूसरी चीज नहीं मन कर रहा है, आगे बढ़ो इस पर कुछ प्रोसेस लगा दो, कुछ अब क्रियाएं लगाओ, चेक करो क्या कहता है। जैसे मान लो हमको किसी को काटना पीटना है, मान लो कुछ 0 बनाना है ना। अब यहां अच्छा सॉल्व करने का मतलब क्या, या तो छोटा करो या तो 0 करो, यही सब तो करना है हमको। हमारा लक्ष्य क्या है, इस सारणी को छोटा करना, जितना पॉसिबल हो पाए उतना करना है। आओ देखो शुरू करें। अच्छा जैसे ये देखो R1 को देखो, R1 चेक करो, यहाँ 4 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 12 दिया है, यहाँ 8 दिया है, यहाँ 16 दिया है। ये थोड़ा आसान दिख रहा है, इसलिए आसान दिख रहा है कि अगर हम R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 कर दें या R2 माइनस R1 कर दें, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो इधर 8 8 कट जाएगा। अरे जब इसमें 2 से गुणा करोगे तो कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। अब वो इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस में आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ये प्लस में आएगा, वो अपनी जगह पे छोटा हो जाएगा, मतलब सारणी मैं कह रहा हूं। इसको देखो, इसमें से 2 गुणा करोगे तो फिर 12 12 कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2, 2 में गुणा होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें जब करोगे तो वही हरकत इसके साथ भी होगा, मतलब आसान, छोटा हो गया ना, छोटा हो गया, सॉल्व करना आसान हो गया। समझा कि नहीं समझा? या हो सकता है कहीं कट के 1 1 ना आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है कहीं 1 1 आ जाए, 1 1 आ जाए तो एक काम करो, घटा लेते हैं, R1 R2 कर दे। अगर आया तो, नहीं आया कोई बात नहीं, तो नहीं आया तो घटा नहीं लेते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। और अगर आता 1 1 तो घटा लेते, तो एक रो को या कॉलम के कुछ एलिमेंट्स को 0 कर लेते हैं हम। लक्ष्य हमारा यही तो होता है कि जितना छोटा करके सॉल्व कर पाए। चलो फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए R1 रिप्लेस्ड बाई किससे, बोलिए, R2 माइनस 2 R1, समझ में आया होगा। R1 में 2 से गुणा करना है और इससे हाँ सॉरी R3 गलत लिखा था, इसमें से इसको घटा देना है उसके बाद। अब देखिए डायरेक्ट लिखूं, मतलब एक बार कहो तो सॉल्व करो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाना है, इसका मतलब ये है 8x प्लस 1, और 4 में 2 से जब गुणा करेंगे, 2 R1 है ना, 2 से गुणा करेंगे तो 4 2 जा 8, और माइनस 8 होगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा 1। समझा गया ना, मतलब हम लिख नहीं रहे हैं अब हम सिर्फ इसको वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देखिए तो ये हो जाएगा सिर्फ 1, यहां देखो
12 है और 6 2 जा 12, तो 12 माइनस 12 कट जाएगा और 2 2 जा 4 माइनस 4 बचेगा। समझ में आ गया होगा? 16 माइनस 8, सॉरी 16 माइनस 16 0, 2 से गुणा हुआ है तो 2 माइनस 2 0 हो गया। फिर बढ़ो आगे, इसको इसमें हमने कुछ नहीं किया है, वो सीधा लिख दो 6x प्लस 2 9x प्लस 3 और 12x, और नीचे क्या आएगा वही रहेगा 8x प्लस 1 और 12x और 16x प्लस 2। क्या कुछ और भी हो सकता है? अगर हो सकता है तो ठीक है, वैसे एक टर्म जीरो हो चुका हमारा, अब हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक टर्म जीरो होने का मतलब स्क्वायर आएगा, एक टर्म जीरो होने का मतलब स्क्वायर आएगा, नहीं तो क्यूब आता अभी, और क्यूब का फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ होता है ना, याद है? तो एक टर्म जीरो का मतलब स्क्वायर आएगा, आसानी से हम खोल देते हैं। कर दें एक्सपेंशन? कहीं कुछ कट पिट रहा है क्या? कहाँ? C3, अच्छा 3 3 जा 9, अच्छा C3 तो 12 12 0 0 कट जाएगा, सही करो, ये और छोटा हो जाएगा, ये और छोटा हो सकता है, एक ऑपरेशन और लग रहा है, चलो ये भी लगा देते हैं। तो C1 रिप्लेस्ड बाई क्या C2 सॉरी C3 माइनस 6 2 जा ना, तो माइनस 2 C1, यही कह रही हो ना? अब देखो सिट डाउन, अप्लाई करते चले जाओ, एकदम आसान है, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, ध्यान से देखो खाली। अच्छा इसमें से देखो, इसमें से इसको घटाना है और क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 माइनस 2 माइनस 2 12 माइनस 12, तो 12 0 हो गया, कट गया 0 हो गया, 2 2 जा 4 दिखा। दूसरा देखो 16 कट गया तो, और यहां माइनस 2 बचा, तो माइनस 2 प्लस 2 फिर से 0 हो गया ये, अब और एक टर्म 0 हो गया, एक 0 और आने का मतलब एक टर्म और 0 बन गया। समझ में आया ना? आसान होता जा रहा है, इसका मतलब बाकी सब हमने कुछ नहीं किया है, वैसे लिख दो, तो -4 9x प्लस 3 12x 0 12x और 16 प्लस, इसको सॉल्व करना है। अब आसान और हो गया, चाहो कर डालो। चलो इसके रिस्पेक्ट में खोल दें कि इसके रिस्पेक्ट में खोलें, या इसके जिसके बोलो उसके रिस्पेक्ट में खोलें, C1 के रिस्पेक्ट में, ऐसे खोलने का तरीका फिर से देखते जाओ जो लोग नए आए हैं। जब हम C1 के रिस्पेक्ट में खोलेंगे तो जब -2 लेंगे, तो -2 हमने लिया, तो ध्यान से देखना, ये पूरा कॉलम और ये पूरा रो छूटेगा। अगर थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, सपोज दैट दिक्कत हो रहा है, तो एक काम करो, सांडिक ही लिख लो जो बच रहा है, जब छोड़ दोगे तो सांडिक एक बचेगा, तो जब ये पूरा और ये पूरा गायब हो जाएगा तो 9x प्लस 3, दूसरा बचेगा 12x, नीचे बचेगा 12x और 16x प्लस 2, थोड़ा सा बड़ा जरूर होगा लेकिन समझ में आएगा, माइनस फार्मूले का माइनस, यहां पहले से माइनस 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 प्लस 4 हो गया। अब क्या कौन सा सांडिक बचेगा? अब ये छूट गया और ये छूट गया, तो -4 0 12 -4 0 12x नहीं, ये लिया ना, ये लिया और हाँ हाँ 12x प्लस 16x प्लस 2, ठीक। जब हम तीसरा टर्म लेंगे तो 0 है, सॉरी 0 है, तो 0 की वजह से सब 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, इसलिए हम मान लेंगे 0। समझ में आ गया होगा ना? या लिख दूं? खोलना सांडिक सीखना है तो चलो 0 दिखा देते हैं, और ये छूटेगा ये छूटेगा, तो -4 0 9x प्लस 3 -4 0 9x प्लस 3 और दूसरा आएगा 12x। अब 0 से कुछ भी हो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, अब यहाँ 0 नहीं होता तब के लिए था ये। चलो यहाँ देखो, अब इसको देखो, -2 ऐसे रहेगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, पहले ये माइनस ये, यही तो 9x प्लस 3 इंटू 16x प्लस 2
और माइनस 144x। अच्छा यहाँ x है क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। देखो 4 में इससे करोगे तो डायरेक्ट कर देता हूं क्योंकि पीछे वाला 0 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट कर देता हूं। तो माइनस 16 8 जा 48, 16 4 जा 60 64x और माइनस 8। बाकी ये वाला 0 हो रहा है तो नहीं लिख रहे हैं। चलो अच्छा, यहां देखो ये पूरा 0 बन गया। यहां देखो फिर से आओ, पहले इंटरनल खोलो, तो ये -2 ऐसे रहने दो और ये हो जाएगा 16 9 144 x एक्स स्क्वायर, 9 दूनी 18 x, 3 16 48 x, 3 दूनी 6। हाँ माइनस में 144 भी है, ठीक। यहां देखो इस 4 कॉमन ले लें, कोई फायदा क्या नहीं लिखे। अच्छा यहाँ 4 नहीं लिखे, कहाँ गड़बड़, अच्छा प्लस भी था 4 भी था। आओ देखो इसको, तो चलो एक काम करते हैं, हटा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट अब हम हटाने वाले हैं। अच्छा ये मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 64 दूना 128, 128 दूना 256, यानी 64 चौका 256 और प्लस माइनस माइनस 256 x और माइनस अच्छा प्लस है तो 8 चौक 32 माइनस 32, ये 0 हो चुका है। यहाँ देखो 144 144 प्लस में है माइनस में, x x -2 है। यहाँ देखो तो 8 8 16 1 4 1 5 1 6 x और प्लस 6 और कुछ बचा है माइनस 256 x -2, सही है। तो उसे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 66 दूना 6 दूनी 12 32 132 x और 6 दूनी 12 माइनस 256 x -2, ठीक। कहाँ -32, ये 2 अभी यही आंसर कुछ और आता अभी, है ना, बहुत वीआईपी आंसर आता। चलो तो इसको अच्छा इक्वल इसके देखो, ये जो सारणी दिया है ये 0 भी दिया है, मतलब चाहे यहाँ 0 लिख लो चाहे यहाँ 0 लिख लो, एक काम करते हैं हम यही 0 लिखते चले आते हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एलएचएस में आरएचएस का 0। इसको जोड़ो, दोनों माइनस में है ना, कोई प्लस तो नहीं है ना, हाँ नहीं, तो 6 और 2 8 और 5 3 8 और 2 1 3 और माइनस होने की वजह से माइनस इक्वल टू 0 और 12 और 32 44 -44, सही है। एक काम करते हैं, इस पूरे को उधर भेज देते हैं या इसको उधर भेज देते हैं, किसी को इधर उधर भेज दें, तो ये मिल जाएगा -3 इधर आएगा 3 8 8 x इक्वल टू -44, तो x बराबर हो जाएगा 44/388। अगर हम भाग देते तो 11 3 33 5 नहीं आए, 11 से नहीं 4 से, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 9 36 2 28 4 6 24 4 7 28, कट रहा है ना, 4 दूनी 4 करने में 4 करने में 4 9 36 2 28 4 7 28 -11/97। मान लो हो सकता है कभी कभी आंसर गलत हो गया, मान लो ये आंसर गलत है, चेक कर लेते हैं गलत है कि सही है, इसको यहां भेज देते हैं, मतलब इसमें x का मान रखते जाते हैं और उसको रख करके डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर 0 आ गया सही है, नहीं तो गलत हो गया। चेक करने का तरीका भी है ना, मान लो कहीं सस्पेंशन में है, थोड़ा शंका लग रहा है, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो एकदम आंसर इसका, चेक करो आंसर इसका, देखो कहाँ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं मिस्टेक हुआ हो। तो x का ही मान निकालना था, x का मान मिल गया हमें, $97, ठीक, तब सही है। मान लो मैं कह रहा हूं गलत हो गया होता तो हम शंका था हमको, मान लो शंका है, इसको तुरंत उठा के यहां रखते हैं जहां जहां है x,
सॉल्व कर लेते, एक छोटा सा सारणिक मिल जाता, उठा के सॉल्व करते, तुरंत आंसर 0 आता, पक्का इसको सॉल्व करने में 0 आता, क्योंकि RHS 0 है। और अभी हमने बताया भी कि जो मूल निकलते हैं वो क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो संतुष्ट करेगा ये, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब देखो, जैसे बुक में तुम्हारे क्या दिया है, कुछ हिंट दे रखा है, 3/2, अच्छा इसने क्या, R2 रिप्लेस बाय 3/2 R1, पता क्या क्या, 3 R2 रिप्लेस बाय 3/2 R1, मतलब इसको 3/2 कर दिया, तो जब 3/2 करेगा इसको 3/2, तो 4 × 12 और बटे 2 यानी 6 किया उसने भी वही, बस थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट किया, हमने यहां से कर लिया है बस, कोई आंसर तभी आया ना। मतलब अगर हम बुक में रो दिया है तो हम कॉलम भी चेंज कर सकते हैं, या कॉलम दिया है तो हम रो, वो हमारी सुविधा क्या है, हमको आसान क्या लग रहा है, समझा ना। तो यहाँ क्या लग रहा था, मतलब जो भी इसने दिया उससे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ और दिया था हमने कुछ और कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक चीज दिमाग में हरदम रखना कि यक्ष ना कटने पाए, जैसे यक्ष का ही मान निकालना है और यक्ष को ही काट दिए तुम, है ना, ऐसी स्थिति ना बने, ऐसा कुछ क्राइटेरिया बन रहा है, वैसे ऐसा होगा ही नहीं, चाहे जितनी मेहनत करोगे कोई ना कोई यक्ष बच जाएगा, यक्ष का मान निकालना है इसलिए कोई ना कोई यक्ष बचेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यक्ष ही कट जा रहा है, कुछ रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते समय, संक्रियाएं लगाते समय पता चला कट गया रो ही, या सॉरी यक्ष ही कट गया, जो हमको फाइंड करना वही कट गया, मामला बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, देखिएगा लगेगा तो बताइएगा, आसान है एकदम ना, एकदम वैसे ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेम क्वेश्चन है बस, ठीक है ना, और अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन है पीछे नहीं ना, तो अगर अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन काम कर रहा है यहाँ भी, इसका मतलब क्या करना है, इसमें भी यक्ष का मान निकालना है, समीकरण हल करने का मतलब क्या, यक्ष का मान निकालना है। 10 भी देखिए, 11 भी देखिए, 12 भी देखिए, सही है ना, 13 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए ये समीकरण ABC किस में है, AP में है। अच्छा समांतर श्रेणी पढ़ा है क्या 11th में ही, 11th में नहीं है, अच्छा तो आपने 3 चीज, वैसे 3 सारणिक हमको मिलनी चाहिए था, एक मिलना चाहिए था AP, एक मिलना चाहिए था GP और एक मिलना चाहिए था HP, ठीक। AP को कहते हैं समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, गुणोत्तर श्रेणी, और इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी हिंदी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये तीनों जीपी हैं, ये तीनों मतलब प्रोग्रेशन है, सॉरी ये क्या है, श्रेणी है। अब तीनों में अंतर है ना, जैसे इसमें देखा रहा होगा, इन्होंने कहा था एक एक टर्म का अंतर सेम आना चाहिए, मतलब मान लो पहला टर्म 2 है तो दूसरा 4 होना चाहिए, तीसरा 6 आना होगा, अगला 8 आना, मतलब उनके बीच का डिफरेंस D, सार्वांतर या सार्वांतर D समान होना चाहिए, याद है ना। जब यहां आता था जीपी में तो गुणोत्तर श्रेणी, मतलब जीपी समान होनी चाहिए, मतलब सॉरी सार्वानुपात समान होना चाहिए, मतलब दूसरा T2 माइनस, मान लो टर्म 2 माइनस टर्म 2 डिवाइडेड बाई टर्म 1, टर्म 3 डिवाइडेड बाई टर्म 2, टर्म 4 डिवाइडेड बाई टर्म 3, है ना, तो वो समान आना चाहिए था अगर वो जीपी में होता था। तो एचपी के लिए भी ऐसा ही है, पर कुछ अभी याद नहीं आ रहा है, आएगा तो हम बताएंगे, जरूरत नहीं पड़ा, एक्चुअली बहुत दिन हो गया, ये हमारे 11th हमारे यहाँ एपी जीपी 11th में था और ये चीजें हार्मोनिक 12th में था, डायनेमिक का पार्ट था, ठीक है ना, तो ये वहां से पढ़ाया जाता था, हमको वहां से पढ़ाया जाता था, ठीक है ना। तो ये चीजें एपी जीपी एचपी तीनों हमको वहां पढ़नी थी, पर नहीं है, हमें लग रहा है हो सकता है सिलेबस शायद नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज समझ में आई। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एकदम आसान है, एक काम करो पहले लिख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है, ये जो आबी सारणिक है, इस सारणिक को सिद्ध बराबर 0 दिया है और सिद्ध कीजिए ABC समांतर श्रेणी में। अच्छा सोच के बताओ, ABC समांतर श्रेणी में कैसे प्रूफ होगा, A का कुछ मान आएगा, B का भी कुछ मान आएगा, C का भी कुछ मान आएगा, जो मान आएगा वो समांतर श्रेणी में होगा, जो मान आएगा भाई यहां से आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना, जो आएगा वो समांतर श्रेणी में होगा। अच्छा इसको सॉल्व करना है हमको, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज और भी, इसी समय बोलते जाओ तब फिर बोले हम शुरू करें। यहां यक्ष का भी मान नहीं मालूम है, कांस्टेंट ही यक्ष भी है,
मतलब वेरिएबल भी है, और यहाँ एबीसी का पहले से ही समांतर श्रेणी कह रहा है, सिद्ध करो। इसका मतलब एबीसी का भी मान निकालना पड़ेगा। दो गड़बड़ काम हो गया ना। तो यक्स और ए दोनों, एबीसी दोनों कैसे निकल सकता है एक साथ? चार चार वेरिएबल कैसे निकल सकते हैं? ऐसा कुछ तरीका दिमाग में आ रहा हो? एक सीधा सीधा तरीका हमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2 कर दें या C1 माइनस C2 कर दें, तो जानते हैं क्या होगा? x प्लस में है x माइनस कट गया, x प्लस में है x माइनस कट गया, x प्लस में है x माइनस कट गया, मतलब x रहेगा ही नहीं। अब बचा क्या? ABC। जब x खत्म होगा तो क्या बचेगा? ABC। अब ABC और एक तो माइनस कर लेंगे तो छोटा छोटा 1 2 3 कुछ बन जाएगा। हम चाहें तो इसको वैसे डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें, घटाने के बाद ना कुछ करके हम क्या कर दें? डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दें। समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें कौन सा ऑपरेशन लगा दें? जो आपका मन करे हम लगाएंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पर C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस माइनस करना पड़ेगा कुछ, मतलब 2 3 कुछ, जैसे C1 माइनस C2 ऐसे करने से होगा कि कुछ 2 3 से गुणा करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि यक्स दोनों में सिर्फ सिंगल x ही है तो कट जाएगा खट से। तो देखो इधर, तो ये नया सारणी जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो इधर x1 माइनस x2, तो ये देखो इसमें से x प्लस माइनस कटा 1 माइनस 2 मतलब -1। समझ में आ रहा होगा ना उर्मिला? नहीं, ऐसे देखो ये x प्लस 1 है और माइनस जब करोगी x2 C2 तो x माइनस 2 है, इसका हटाओगी जब ब्रैकेट तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो एक में से दो घटाओ तो -1 नहीं आएगा। तो वैसे सबके साथ करो। अब ये आएगा -1, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा -1 और यहाँ, बस नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, इसको हम क्या करेंगे? इतना माइनस इतना कर देते हैं। सी एक और लगा दें ऑपरेशन, लगाना चाहो लगाओ, और नहीं तो और छोटा हो गया, खत्म है मतलब लगभग कहानी। अगर इसमें से इसको घटा दोगे तो जीरो वाला पोर्शन एक आ जाएगा, दो टर्म जीरो हो जाएगा, छोटा हो गया सारणी। सॉल्व नहीं करेंगे हम, सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक लोएस्ट टर्म में लाके छोड़ेंगे इसको। देखो चलो अच्छा लगा देते हैं, एक और लगा देते हैं। तो C2 रिप्लेस्ड बाई C2 रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2। अच्छा एक चीज और बता दें, थोड़ा सा हो सकता है बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है। जैसे जब C2 रिप्लेस करेंगे तो क्या ये जरूरी है कि C2 रहे उसमें इन्वॉल्व हो? ऐसा कोई जरूरी है? हाँ जरूरी है। जैसे मैंने कहा यहाँ C1 रिप्लेस करा, तो क्या C1 उसमें होना जरूरी है जो ऑपरेशन लगाना है? हाँ नेसेसरी है। ऐसा ना हो जाए कि C1 रिप्लेस्ड बाई तुम लिख दो C2 प्लस C3, मतलब C1 होना ही चाहिए, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में, उससे मतलब नहीं है, लेकिन होना चाहिए बस। ये चीजें ध्यान देना ऑपरेशन लगाते समय, इसलिए बता रहा हूं। अब इसको देखो C2 रिप्लेस बाई C3 माइनस C2, अब C3 में से इसमें से इसको घटाओ तो x से कटेगा तो a माइनस 2, नहीं समझा? b माइनस 3, c माइनस 4 और इसमें x प्लस a प्लस b प्लस इक्वल टू 0 है, कोई मतलब नहीं है। अब आगे चलो क्या करते हैं? R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, कट के कुछ 0 0 बन गया 2, तो ये R1 रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस R2। अच्छा ये माइनस में तो है, तब माइनस करने की क्या जरूरत? सीधा जोड़ने कट जाएगा। हाँ जुड़ जाएगा वो, एक्चुअली दोनों क्या है माइनस में तो जुड़ जाएगा, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा ये -1 ही नहीं 1 रिप्लेस है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। ये अब घटाओ, देखो इधर इसमें से इसको घटाना है, मतलब 3 में अब a माइनस बी एक तो आया, a माइनस बी आया एक, दूसरा आएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 हो जाएगा 1, मतलब a प्लस बी प्लस 1, a माइनस बी प्लस 1, a माइनस बी प्लस 1 है। दूसरा देखो, तीसरा देखो, यहां x x कटेगा a माइनस बी, तीसरा इसको देखो, फिर एक और लगा दें ऑपरेशन यही, तो ये हो जाएगा
R2 रिप्लेस बाई 3 माइनस 2, ठीक। तो इसमें से ये घटेगा तब भी 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 4b माइनस सी प्लस 1। अच्छा 3 में से आता तब भी वही, चलो अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो गया है। नहीं, इसमें से इसको घटाओगे तो 0 तो हो जाएगा, पर इसमें से तो c माइनस बी, मतलब एक काम करो R2 माइनस 3 ही रखो जिससे प्लस में आ जाए वैल्यू, ठीक है ना। देखो तो 2 माइनस 3 करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो b माइनस सी प्लस 1, b माइनस सी प्लस 1। दूसरा देखो नीचे, ये कटा तो b माइनस सी, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। नीचे देखो कुछ नहीं आएगा, वो ऐसे रहेगा -1 c माइनस 4 x प्लस सी। समझ में आया। कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि x तो गया ही नहीं, x कहाँ गया, खत्म ही नहीं हुआ x, और x नहीं जाएगा तो वो बचेगा ना, बचेगा। लेकिन एक्चुअली x 2 ही ट्रिप में आएगा, x 2 टर्म में आएगा। या तो इसके साथ लेने पर x वाला टर्म बचेगा, जब ये और ये छूटेगा तो ये बचेगा x, तो ये 0 के साथ गुणा होके 0 हो जाएगा। जब हम दूसरा लेंगे तो ये और ये, तब भी ये बचा x, लेकिन फिर 0 है तो फिर से 0 हो गया वो। अब जब तीसरा लोगे तो ये छूट गया, है ही नहीं, तो x है ही नहीं मान लो समीकरण में। अब समझ में आ गया होगा ना। तो हमने जो कहा था वो सब तक पहुंच गया। कहां तक पहुंचा कि सिर्फ ABC पूरे समीकरण में बचा है। समझ में नहीं आ रहा ना। तो जब सिर्फ ABC बचा हुआ है तो हमको क्या करना चाहिए, एक्सपेंशन कर देना चाहिए। अब कौन कर रहा है, आप लोग। कौन कर रहा है इसको, अब आप लोग करेंगे। जब ABC का मान निकाल लीजिएगा तो बता दीजिएगा हमको क्या आया, तो हम बता देंगे आंसर यही आएगा। हो सकता है, ये नहीं जरूरी है कि 2 3 4 5 आ जाए A का मान, ऐसा नहीं जरूरी है कि A का मान 2 ही आए, गिनती कोई कांस्टेंट आए, ये जरूरी है क्या, नहीं। हो सकता है B के टर्म में आ जाए, मान लो A इक्वल टू आ जाए B प्लस 3, तो जो B का मान आएगा वो क्या आएगा 3 प्लस 2 यानी 5। समझ में आ गया होगा, यानी B प्लस 5 आएगा। C का मान जो आएगा 3 to 5 to 7। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो वो AP में होगा कि नहीं। मान लो नहीं समझ में आया तो घटा लेना तीनों टर्म को, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म तो 1 आएगा, फिर तीसरा माइनस पहला, फिर कुछ आएगा, फिर। समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यू 2 लगातार पद को घटाने पर आंसर सेम आएगा।